लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल इनकम, राइट। तो ये चैप्टर नेशनल इनकम जो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का, सही है। तो देखो ये अब हम लोग जो यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हम लोग अगर कोई कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग पूरे कंट्री के लिए पढ़ते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है, राइट। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए थे ना, सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था, राइट। तो अब हम लोग नेशनल इनकम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ना हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग नेशनल इनकम क्यों निकालते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों एग्जैक्टली नेशनल इनकम क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। ओके, देखो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, हर साल इंडिया में, हर साल अपने कंट्री में कितने गुड्स बने हैं और कितने सर्विसेज दिए गए हैं, इसका हिसाब किताब हम लोगों को अगर करना है तो हम लोग कंट्री का नेशनल इनकम निकाल के ये सब चीजों को कैलकुलेशन कर सकते हैं, सही है। तो देखो इससे हम लोगों को ये समझ में आएगा कि अपना कंट्री पिछले साल के मुकाबले कितना ग्रो हुआ है, राइट। हर साल इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, सही है। तो हम लोग पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ग्रो किए हैं ये हमें समझ में आएगा अगर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है। तो एक चीज तो दिमाग में रखना चाहिए, वो ये है कि नेशनल इनकम जो है ये हम लोग इंडिया के लिए निकालते हैं और हर साल निकालते हैं, और हम लोग अपने देश में कितने गुड्स बने हैं और कितने सर्विसेज दिए जा रहे हैं इसका हम लोग टोटल करके अपने देश का इनकम निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। इससे हम लोगों को ये भी समझ में आएगा कि हम लोग दूसरे कंट्री के मुकाबले आगे हैं या पीछे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया का कंपैरिजन करूं यूएसए से, ठीक है, तो कंपैरिजन एक्चुअली सही मायने में तो होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि यूएसए का नेशनल इनकम सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया का नेशनल इनकम बहुत बहुत कम है, ठीक है। बट अगर हम लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करें तो ये क्लियरली समझ में आएगा कि इंडिया का नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो इससे हम लोगों को कुछ चीजें क्लियर होगी, हम लोग पिछले साल के मुकाबले हम लोग खुद के कंपैरिजन में कितना ग्रो हुए हैं और हम लोग बाकी देशों के मुकाबले कितना ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो नेशनल इनकम जो है ना ये 1949 में अपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इनकम का एक कमिटी बनाया था जिसको हम लोग एनआईसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज एनआईसी? अगेन एनआईसी इज नेशनल इनकम कमिटी, नेशनल इनकम कमिटी, ठीक है। तो ये एनआईसी जो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, हम लोग तब से नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हर साल, सही बात है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फिर से बता रहा हूं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, नेशनल इनकम पूरे कंट्री के लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम हम लोग हर साल कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम से हमें समझ में आता है कि हर साल इंडिया में कितने गुड्स बने हैं और कितने सर्विसेज दिए जा रहे हैं, जिससे हम लोग हमारा कंपैरिजन बाकी दूसरे देशों से तो कर ही सकते हैं, बट हम लोग हमारा कंपैरिजन खुद से भी कर सकते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम लोग पिछले साल के मुकाबले अब इस साल कितना ग्रो हुए, राइट। चलो ठीक है बच्चों, ये देखो अब एक तो बेसिक चीजें और मैं बताता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे यहाँ पे, राइट। देखो यहाँ पे एक सिंपल चीज मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इमेजिन करो सपोज से मैं दो तीन रैंडम चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। से एक लैपटॉप है, ठीक है, प्लस 4 टेबल है, एक लैपटॉप है और 4 टेबल है और 2 मोबाइल फोन्स है, ठीक है। इनका टोटल कितना होगा? अगर मैं आपको पूछूं कि एक लैपटॉप और 4 टेबल और 2 मोबाइल फोन का टोटल कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज जो है आपको समझ में आना चाहिए कि अगर बहुत अलग अलग चीज है तो हम लोग इसका टोटल नहीं ले सकते, सही है ना, क्योंकि एक लैपटॉप प्लस 4 टेबल प्लस 2 मोबाइल फोन हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते? सिंपल चीज है, क्योंकि अलग अलग चीजों को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, राइट। ठीक है बच्चों, देखो अब अगर मान के चलो अपने कंट्री में एक लैपटॉप बना, 4 टेबल बने और 2 मोबाइल फोन बने, तो इसको हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कैसे कंसिडर करेंगे, ये मैं आपको एकदम सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूं। अगर एक लैपटॉप इंडिया में बनता है और उसका टोटल वैल्यू है सिर्फ 50,000 रुपए, ठीक है, 4 टेबल बन रहे हैं, ठीक है, और 4 टेबल का कंबाइंड वैल्यू है से सपोज 10,000 रुपए, और 2 मोबाइल फोन है और इनका भी वैल्यू है मान के चलो से 40,000 रुपए, ठीक है।
तो बच्चों अब अगर मैं आपको फिर से यही क्वेश्चन पूछूं कि एक लैपटॉप, 4 टेबल और 2 मोबाइल फोन का अब एडिशन करके बताओ कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सही, 50,000 प्लस 10,000 इज 60,000 प्लस 40,000 इज ₹1,00,000। तो बोलने का मीनिंग क्या? बोलने का मीनिंग ये है कि जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, हमें हर एक चीज का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उस वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो कंट्री का कितना नेशनल इनकम होगा ये हमें समझ में आएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। हर चीज को आप अलग से उसकी कीमत निकालो और उसकी कीमत को ऐड करोगे तो आपको कंट्री का नेशनल इनकम उस साल का कितना है वो समझ में आएगा। राइट, आई होप आपको ये सिंपल सा एग्जाम्पल समझ में आया है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग अगेन ये सारी चीजें लिखने का मैं टाइम दूंगा आपको, बट अभी फिलहाल आपको क्या करना है, अभी फिलहाल आपको ये जो बेसिक फॉर्मूले यहाँ लिखे ना, बस इसके ऊपर ध्यान देना। राइट, देखो बच्चों, नेशनल इनकम को समझने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बेसिक फॉर्मूले लिखे, ओके। और ये तीनों भी बेसिक फॉर्मूले जो है आगे इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। राइट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक एक करके इन सारे के सारे फॉर्मूलेज को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टोटल 3 फॉर्मूलेज है और इसको मैं बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगेन ये चीज आपको आगे काम में आने वाली है। राइट, तो इतना दिमाग में रखो और ये आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, कोई भी चीज को लर्न नहीं करना है, सही तरीके से हम लोग समझ के इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें आगे तकलीफ ना हो, ठीक है। तो 3 बेसिक फॉर्मूलेज है। पहला फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं एग्जाम्पल्स के साथ, तो एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने का मैं टाइम दूंगा, अभी फिलहाल आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला यहां लिखा है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अभी ये एग्जैक्टली ये क्या है नेट और ये ग्रॉस क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ओके। तो एकदम सिंपल से एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट अपना फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला इज नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ओके, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों, देखो एकदम सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। सपोज मान के चलो से मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, इसने क्या किया, इसने मिस्टर बी नाम के एक पर्सन को फर्नीचर बेचा, ठीक है, ओके। और ये फर्नीचर जो बेचा ना, ये बेचा सपोज 10,000 रुपए पे, राइट। बच्चों देखो, अब आपको एकदम सिंपल चीज मैं फिर से याद दिला रहा हूं, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, नेशनल इनकम मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साल भर में अपने कंट्री में कितने गुड्स बने हैं, कितने सर्विसेज दिए जा रहे हैं, उसका हम लोग टोटल करते हैं, सही है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल में रखा है, ए ने बी को फर्नीचर बेचा 10,000 रुपए का, राइट। तो इससे क्लियरली किसकी कमाई हो रही है और किसका खर्चा हो रहा है। देखो अगर ए फर्नीचर बेचता है बी को, तो इससे ए का होगा इनकम, ए का होगा इनकम, कितने का इनकम होगा, 10,000 रुपीज का। और जितना ए का इनकम है उतना ही बी का होगा एक्सपेंडिचर, उतना ही बी का एक्सपेंडिचर भी होगा, सही बात है, ठीक है। तो बच्चों जितना किसी का इनकम उतना किसी और का एक्सपेंडिचर भी होना ही चाहिए, ठीक है। इसके कितने सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कोई स्टूडेंट मेरे को फीस देता है तो ये स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर है बट मेरा इनकम है, ठीक है। तो जो खर्चा जितना करेगा उतना किसी और का इनकम भी होगा, राइट। चलो तो बच्चों ये तो बहुत बेसिक चीज थी। अब यहाँ पे फिर से हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो यहाँ पे ए ने बी को फर्नीचर बेचा है 10,000 रुपीज का, करेक्ट। इससे ए की कमाई होगी 10,000 की। अब क्योंकि फर्नीचर बेचा है और फर्नीचर गुड्स में आता है तो इससे 10,000 रुपीज से अपने कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा, सही बात है। 10,000 रुपए से अपने देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा। बट कहानी में ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे बी ने जो फर्नीचर खरीदा है, हो सकता है ना कि साल भर यूज करने की वजह से फर्नीचर का वैल्यू अब कम हो गया है। मान के चलो सपोज 10% डेप्रिसिएशन है, 10% डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर 10% डेप्रिसिएशन में यहां से माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा, देखो यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब कितना होगा, 1,000 रुपए, सही है। तो ये अब ये फर्नीचर का रियल वैल्यू जो है वो सिर्फ 9,000 बचा है, क्यों, क्योंकि 10,000 भले ही बी ने खरीदा था 10,000 रुपए में, बट फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद अब उसकी कीमत बची है सिर्फ 9,000 रुपीज। तो अब सही मायने में हम लोग
कंट्री के इनकम में 10,000 ऐड करेंगे या 9,000 ऐड करेंगे? इसके लिए हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे दो न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन से दो न्यू कॉन्सेप्ट्स? वेरी सिंपल बच्चों, ये जो 10,000 रुपीज है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस अमाउंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, और ग्रॉस अमाउंट में से अगर हम लोग माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, ग्रॉस अमाउंट में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम लोगों के पास बचेगा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट, ठीक है। तो इसलिए यहां पे ये हो गया अपना फर्स्ट फॉर्मूला। कोई अगर आपको पूछता है कि नेट अमाउंट कितना ऐड हुआ है कंट्री के इनकम में, तो हम लोग बोलेंगे अगेन 9,000। कोई अगर पूछता है ग्रॉस अमाउंट कितना ऐड हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे 10,000। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। कौन से दो कॉन्सेप्ट्स? ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। नेट क्या होगा? नेट इज ऑलवेज विदाउट डेप्रिसिएशन। नेट में डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे नेट है 9,000। और ग्रॉस क्या होगा? ग्रॉस इज अगेन यहाँ पे जो मेन अमाउंट है अपना, जिसमें से बाद में हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, वो होगा ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको दिमाग रखना है। आई होप आपको एग्जाम्पल भी आसानी से समझ में आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला इज नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये पहला फॉर्मूला आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड जो फॉर्मूला यहां लिखा है उस पे आते हैं हम लोग। क्या लिखा है सेकेंड फॉर्मूला? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो बच्चों यहां आते हैं। अब हम लोग सेकेंड जो फॉर्मूला लिखा है ना, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देखो, पहले मैं आपको ना डोमेस्टिक क्या ये एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो डोमेस्टिक बोलते ही आपको क्या दिमाग रखना है? वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूं। डोमेस्टिक बोलते ही आपको इंडियन टेरिटरी याद रखना है। ठीक है, इंडिया की जमीन, बस इतना आप दिमाग में रखो डोमेस्टिक मतलब। राइट, देखो बच्चों इमेजिन करो ये इंडिया का मैप है। ठीक है, मैं ड्रॉ वैसे कर रहा हूं ऐसी। राइट, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी एंगल से इंडिया नहीं दिख रहा है वैसे तो। ये नीचे श्रीलंका। ठीक है, हम लोगों को नहीं, श्रीलंका में हम मिटा देता हूं। हम लोगों को सिर्फ इंडिया पे ध्यान देना है। राइट, तो देखो सपोज ये इंडिया का मैप है, इमेजिन करो। ठीक है, ये है इंडिया। ओके, डोमेस्टिक बोलते आपके दिमाग में क्या होगा? डोमेस्टिक बोलते आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंडिया में अगर किसी ने कुछ भी इनकम कमाया है तो वो डोमेस्टिक में आएगा। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल से ये चीज 100% क्लियर कर दूंगा, बट आपको फिलहाल क्या फोकस करना है? डोमेस्टिक मतलब इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडिया के जमीन पे कमाया हुआ। राइट, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक बोलेंगे। ओके, अच्छा, और नेशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? नेशनल में ना बाहर का भी इनकम आएगा। मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू। राइट, फिलहाल आपको दिमाग में क्या रखना है? देखो नेशनल में एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ना ये बोल सकते हैं, नेशनल में हम लोग इंडियंस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, इंडियन रेसिडेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेशनल मतलब हम लोग नेशनैलिटी पे जाते हैं। हम लोग देखते हैं इंडिया का रेसिडेंट सिटीजन है क्या कोई। ठीक है, इंडिया का रेसिडेंट या सिटीजन कोई पर्सन है क्या, बराबर। तो देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यूजिंग वेरी सिंपल एग्जांपल्स। देखो अगर नेशनल मतलब क्या? इंडिया का पर्सन, इंडिया का जो सिटीजन है वो अगर पैसा कमाता है तो वो है नेशनल। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब क्या? इंडिया के जमीन पे कमाया हुआ पैसा मतलब डोमेस्टिक। ठीक है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या होता है? ये बैलेंसिंग के लिए होता है। ठीक है, ये बैलेंस नंबर होता है, ये बैलेंस के लिए होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग वेरियस एग्जांपल्स। फिलहाल अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां पे आपको दो ही चीजें दिमाग रखनी। नेशनल मतलब इंडिया का रेसिडेंट अगर पैसे कमाता है तो नेशनल में आएगा, खत्म होगी बात। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के जमीन पे किसी ने पैसा कमाया तो वो होगा डोमेस्टिक का इनकम। राइट, मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, यस, देखो बच्चों यहां पे
एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं नेशनल, यहां मैं लिखता हूं डोमेस्टिक, और यहां मैं लिखता हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जो बैलेंसिंग नंबर है। हम लोगों का फॉर्मूला क्या, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है और सोच समझ के आंसर करना है। ठीक है बच्चों, देखो क्रिस गेल, क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज का बैट्समैन है, ठीक है, ये अगर इंडिया में, ये अगर इंडिया में आईपीएल मैचेस खेल के पैसे कमा रहा है, क्रिस गेल इंडिया में आईपीएल खेलता है और पैसे कमाता है तो ये कहां कंसिडर होगा कहां नहीं होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो नेशनल में आएगा क्या, क्रिस गेल ने इंडिया में पैसा कमाया, क्या ये नेशनल इनकम में आएगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है, देखो सिर्फ इंडियन सिटीजन अगर पैसा कमाते हैं तो वही हम लोग नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे। अब क्रिस गेल तो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो इसलिए ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आएगा क्या डोमेस्टिक में? ये देखो बच्चों, यहां पे डोमेस्टिक में आएगा क्या? दिस इज वेरी सिंपल। डोमेस्टिक मतलब क्या? इंडियन टेरिटरी में कमाया हुआ पैसा। अब क्रिस गेल इंडिया में आके पैसा कमा रहा है, इंडिया में कोई भी पर्सन अगर आके पैसा कमाता है तो वो डोमेस्टिक में कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि इंडियन टेरिटरी को हम लोग इमेजिन करते हैं, कोई भी पर्सन बाहर करो इंडिया करो, अगर इंडिया के टेरिटरी में अगर पैसा कमाया जाता है तो डोमेस्टिक में हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो क्योंकि क्रिस गेल आईपीएल इंडिया में खेल रहा है इसलिए डोमेस्टिक में डेफिनेटली आएगा। नेशनल में क्यों नहीं आया? क्योंकि इंडियन सिटीजन का ही हम लोग नेशनल में लेते हैं, क्रिस गेल इज नॉट इंडियन सिटीजन, इसलिए मैंने क्रॉस किया है। डोमेस्टिक में क्यों लिखा है? क्योंकि क्रिस गेल इंडिया में आके पैसा कमा रहा है, इंडिया की जमीन को यूज किया, इसलिए मैं इसमें इसको इंक्लूड करूंगा। अच्छा एनएफआई में क्या होगा बच्चों? एनएफआई में देखो बहुत सिंपल है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। क्योंकि यहाँ पे अगर डोमेस्टिक में मैं कोई नंबर इंक्लूड कर रहा हूँ तो एनएफआई में मेरे को वही उतना ही नंबर माइनस करना पड़ेगा, सही है, लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना पड़ेगा? तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे कोई भी नंबर है तो यहाँ पे माइनस उतना ही अगर नंबर होगा तो ये जीरो वाला इक्वेशन मैच होगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ लेस करना होगा अपने को। ठीक है बच्चों, इतना डिटेल में आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए पूरा लेक्चर सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जाने वाला है। ठीक है, देखो टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, बट मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अगर नहीं पता है इसका मतलब ये है कि आपने पूरा नेशनल इनकम का चैप्टर रट्टा मारा है और वो मेरे को नहीं चाहिए बच्चों। राइट, सेकंड एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, सपोज टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स इंडिया की कंपनी है, ठीक है, टाटा मोटर्स ये इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, ठीक है, बट ये चाइना में जाके अगर सपोज कार को बेचती है, कार सेल होता है इनका, ठीक है, तो क्या करना है? वेरी सिंपल, देखो टाटा मोटर्स इंडिया की कंपनी है, चाइना में जाके गाड़ी बेच रही है, ठीक है, नेशनल में आएगा क्या? नेशनल में ये आएगा। क्यों आएगा? आपको थोड़ा सोचना है। देखो नेशनल में मैं फिर से बता रहा हूं, नेशनल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई इंडिया का रेसिडेंट या सिटीजन है तो हम लोग नेशनल में उसको कंसिडर करते हैं। अब टाटा मोटर्स तो इंडिया की कंपनी है तो इसलिए मैं इसको यहां इंक्लूड करूंगा। राइट, डोमेस्टिक में आएगा क्या? डोमेस्टिक में नहीं आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक में हम लोग सिर्फ इंडिया के टेरिटरी में, इंडिया के बॉर्डर्स के विद इन जो भी यहाँ पे परचेज सेल हो रहा है हम लोग बस उन्हीं को कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये चीज इंडिया के बाहर हो रही है इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको ये इक्वेशन को बैलेंस करना, अगर मैंने नेशनल में कोई चीज इंक्लूड की है डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं की, मतलब एनएफआई में अब इंक्लूड करके एडजस्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, तो यहां होगा ऐड। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक एग्जांपल आपको और देता हूं। बराक ओबामा ने, ओबामा यूएसए के रेसिडेंट है, यूएसए के सिटीजन है, बराक ओबामा ने यूएसए में पैसा कमाया, वो अब हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे बच्चों? अगर बराक ओबामा यूएसए में पैसा कमाता है, चलो यहां लिख देता हूं, ओबामा ने यूएसए में पैसा कमाया, वो एक तो इंडिया की नेशनल नहीं है तो यहां पे मैं क्रॉस करूंगा, डोमेस्टिक में भी नहीं है क्योंकि इंडिया में पैसा नहीं कमाया और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली इसका कुछ यहाँ हिसाब किताब होगा ही नहीं। अच्छा अब मेरी बात करते हैं, अगर मान के चलो मैंने इंडिया में पैसा कमाया है और मैं इंडिया का नेशनल भी हूं तो डोमेस्टिक में भी आएगा नेशनल में भी आएगा, एनएफआई में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल। राइट, ठीक है, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल से
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, फिर से बता रहा हूं, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोग ठीक है, मैं आपको एक और काम करता हूं, यहाँ पे मैं आपको थर्ड फॉर्मूला भी बता देता हूं। ठीक है, फिर हम लोग इसको लिखेंगे, मैं आपको लिखने का इसका टाइम दूंगा, राइट। थर्ड मैं यही एक्सप्लेन करता हूं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग। सपोज मान के चलो मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये सपोज से डोमिनोज से इसने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। अब इसने पिज्जा ऑर्डर किया तो ये बिल देखता है, बिल इस तरीके से बना है, मान के चलो सपोज 1000 रुपए का पिज्जा था, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ एग्जाम्पल को, यहाँ पे मैं 10% जीएसटी यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ ताकि अपना कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, सॉरी 1000 पे 10% मतलब 100 रुपए। ओके, 1000 पे 10% यानी कि 100 रुपए में जीएसटी का यहाँ ऐड करूंगा तो यहाँ पे ये हो गया 1100, राइट। अब आपको सिंपल चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है मार्केट प्राइस। मैं दोनों भी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। दिस इज वेरी सिंपल बच्चों। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे पिज्जा अगर मिस्टर ए खरीदता है तो 1000 रुपए से नेशनल इनकम बढ़ेगा या 1100 से बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोड्यूस करें, एक होता है मार्केट प्राइस, दूसरा होता है फैक्टर कॉस्ट। ये मार्केट प्राइस क्या है और ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों देखो इसको 1000 रुपए को हम लोग बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है बच्चों, देखो जो पिज्जा बेचने वाली कंपनी जो है डोमिनोज जो है, उसने क्या किया होगा, उसने कुछ कैलकुलेशन किया होगा, उसने देखा रहेगा कि उनका खर्चा कितना हुआ है, उनका प्रॉफिट उन्होंने ऐड किया होगा और सब कुछ कैलकुलेशन करके उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये पिज्जा जो है इसकी कीमत 1000 रुपए सही है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट निकाला 1000 रुपए बराबर। बट गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी अगर आपको पिज्जा बेचना है तो आपको अलग से जीएसटी भी उस पर ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये चीज महंगी होगी। अदरवाइज पिज्जा 1000 रुपए का ही है बट 100 रुपए और ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1100 रुपए। सही बात है। तो जो 1100 रुपए क्या पता है, ये पहले तो 100 रुपए क्या है, 100 रुपए को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। 100 रुपए को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। और 1100 क्या है, 1100 मतलब मार्केट में पिज्जा खरीदने के लिए मेरे को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। फिर से केयरफुली सुनना, 1000 रुपए था फैक्टर कॉस्ट, यानी कि डोमिनोज ने ये कैलकुलेशन करके 1000 रुपए उन्होंने कैलकुलेट किया कि 1000 रुपए में हमें पिज्जा बेचना है। 100 रुपए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जीएसटी की वजह से ऐड किया। और अब ये चीज को अगर मिस्टर ए नाम के पर्सन को पिज्जा खरीदना है, उसको मार्केट में अगर पिज्जा खरीदना है अपने जेब से देना पड़ेगा 1100, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस, राइट। बच्चों देखो गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज पे टैक्स वसूल करती है तो चीज महंगी होगी, ठीक है। बट कभी कभी गवर्नमेंट टैक्स वसूल नहीं करती बल्कि पैसा देती है। अगर गवर्नमेंट पैसा ले रही है मतलब टैक्स, और अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है मतलब सब्सिडी, ठीक है। तो देखो बच्चों ये यहाँ पे इसलिए अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, मार्केट प्राइस। यहाँ पे एग्जाम्पल में कितना है, 1100 रुपए इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, 1000 रुपीज प्लस व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर लगा है तो ऐड करो, सब्सिडी है तो माइनस करो। सब्सिडी माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि सब्सिडी से मार्केट की कीमत जो है, मार्केट प्राइस जो है वो गिर जाएगी, इसलिए सब्सिडी को माइनस करना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है। तो बच्चों ये तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको ये तीन फॉर्मुलेस बताए, राइट। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप क्या करोगे, अभी फिलहाल आप लोग हर एक चीज को नोट करोगे, बेसिक फॉर्मुलेस लिखोगे सिस्टमैटिकली और एग्जाम्पल्स भी लिखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा सही तरीके से, राइट। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही लिखना है, इन तीन बेसिक फॉर्मुलेस को आपको अच्छे से समझना है, राइट। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से ये सारे फॉर्मुलेस और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं।